हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 के अंडर आने वाले चैप्टर 2 की। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 10 अप्रैल और इसके जो रूल्स बने थे वो आपके आए थे 1945 में। अब बात कर लेते हैं एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्ट और रूल्स के बीच में आप देख सकते हैं 5 ईयर का डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करें तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मतलब ये है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से संबंधित एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया और उस लीगल फ्रेमवर्क की जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थी वो आती हैं रूल्स के अंदर। तो इस एक्ट को बनाना का जो टाइम था वो था 1940 और उसके 5 साल बाद इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इंथ्रस्ट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस डिटेल में जारी हुई वो कहलाती हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स और वो लॉन्च हुई थी 1945 में। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को समझने के लिए हम इसे टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। आज की वीडियो हमारी चैप्टर 2 के लिए डेडिकेटेड है। ऑल राइट, चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या आता है इसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंदर आती हैं कमिटीज़ या कहें बोर्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला बोर्ड है हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, दैट मीन्स इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कराया है। इट इज़ रिलेटेड टू ड्रग, इट डील्स विद द टेक्निकल मैटर्स एंड इट एक्चुअली गिव्स एडवाइस। सो ये जो बोर्ड है ये आपका करता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एक्चुअली में ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अप्लाई हो तो उस एप्लीकेशन के दौरान जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ अराइज होते हैं उन टेक्निकल इश्यूज़ और उन टेक्निकल मैटर्स में जो एडवाइस है वो आपका ये बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और यही इसका बेसिक मोटिव है इस पर्टिकुलर बोर्ड को बनाने का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बोर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। DTAB इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB। तो इसके अंदर बच्चों 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इस पूरी की पूरी बोर्ड के अंदर टोटल संख्या में होते हैं 8, नॉमिनेटेड मेंबर्स का नंबर होता है 5 और इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर होता है 5। यानी कि इतने सारे मेंबर्स मिलकर आपका इस एक ड्रग टेक्निकल बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, किन्हें आप एक्स ऑफिशियो कहते हैं। 2 टर्म आ रहे हैं, देखिए, एक एक्स आ रहा है, एक ऑफिशियो आ रहा है। यानी कि ये जो सदस्य होते हैं ये इनका जो मेन ऑफिस होता है ये कहीं और होता है। यानी कि इस बोर्ड में जब ये एज अ मेंबर वर्क कर रहे होते हैं तो ये इनका एडिशनल वर्क होता है यहाँ पे। ऑल राइट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो होंगे जिनके पास इस पर्टिकुलर बोर्ड में एज अ मेंबर बनने के लिए ये दे आर डूइंग इट एज एडिशनल चार्ज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका ड्यूरेशन कितना रहता है। चूंकि ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं तो इनका कोई एक फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है कि इतने समय के लिए ही एज अ मेंबर वर्क करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका कौन कौन आते हैं, किन किन को आप एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाएंगे अपनी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। तो देखिए, चूंकि ये एडवाइजरी बोर्ड है तो एडवाइस आप किससे लेते हैं, आप बड़ों से ही एडवाइस लेते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में जितने भी सदस्य हैं वो सब डायरेक्टर पोजीशन के या प्रेसिडेंट पोजीशन के ही आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 8 मेंबर हैं जिसमें से 6 आपके डायरेक्टर पोजीशन के हैं और 2 आपके प्रेसिडेंट पोजीशन के हैं। तो आपका सबसे पहला आ जाता है जो डायरेक्टर है जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इनके जो डायरेक्टर हैं इनको यहाँ पर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर चूज़ किया गया है। दूसरा जो ड्रग कंट्रोलर हैं हमारे भारत के वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तीसरा जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में स्थित है वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसौली में सिचुएटेड है उसके डायरेक्टर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI बरेली इज्जत नगर में जो सिचुएटेड है उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनको भी इस एडवाइजरी कमेटी का या एडवाइजरी बोर्ड का डायरेक्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और लास्ट आते हैं आपके CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एम्फेसिस दूंगी, जो ये शॉर्ट टर्म्स लिखे हैं ना इनकी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। क्वेश्चन आपका इससे 1 मार्क का पूछा जा सकता है। MCI स्टैंड्स फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI स्टैंड्स फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, CDRI
ये भी याद रखिए कि ये कहाँ सिचुएटेड है, क्योंकि ये संस्थान है तो संस्थान कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो CDRI लखनऊ में स्थित है और CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सारे जो आपके मेंबर्स हैं ये हैं आपके ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, चूँकि हमने पढ़ा था कि DTAB के अंदर आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। तो टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बच्चों 5। ठीक है, 5 होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेंबर्स बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी। अलग अलग डिसिप्लिन से आपका वो जो पर्सन्स हैं उनको आपका इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर या बोर्ड के अंदर सदस्यता देना का प्रयास करेगी। ठीक है, अब जो डिसिप्लिन आप इसमें गवर्नमेंट जो है वो चूज़ करती है वो कहीं ना कहीं हेल्थ से या फिर मेडिसिन से या फिर कॉस्मेटिक से संबंधित आपके जो लोग होते हैं उन्हीं को वो नॉमिनेट करती है यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स बनने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, तो 2 पर्सनस लेंगे आपका, इसमें आपका रेशियो आप रखेंगे 2:1, यानी कि 2 आदमी कहाँ से रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे आपके जो ड्रग कंट्रोल रहेंगे अपने अपने स्टेट में। तो मान लीजिए उत्तराखंड स्टेट का कोई ड्रग कंट्रोल का इंचार्ज है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है टू बिकम अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो ये दो पर्सन्स चूज किए जा सकते हैं। ठीक है, हु विल बी द इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल। सेकंड, 2 आपके जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोजीशन पर हैं उनको भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है सो दैट दे कैन बिकम द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिस कमेटी और बोर्ड। और जो लास्ट आपका एक पर्सन है वो आपका किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से चूज़ किया जाता है और उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनका नाम जो है वो प्रपोज करेगी। ठीक है, ये फ़र्क रहता है नॉमिनेशन में। अब बात कर लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की। तो इलेक्टेड मेंबर्स ये वो मेंबर्स होंगे जिनको चुना जाएगा। जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपका इनको वोट के थ्रू चुनेगी। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में से उसको इस कमेटी का या बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर कहा जा सकता है। तो ये मेंबर्स जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका इलेक्ट करती है। इसमें आपका टोटल 5 मेंबर्स आते हैं। तो देखिए पहला पर्सन जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, वो टीचर रहेगा। ठीक है, और उसको कौन सेलेक्ट करेगा, जो आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है आपके किसी एक टीचर को इलेक्ट करती है। ठीक है, और वो टीचर क्या होना चाहिए, दैट टीचर मस्ट बी टीचिंग फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन इंडिया, एफिलिएटेड कॉलेजेस और सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, दूसरा आपका एक और टीचर लिया जा सकता है एज अ इलेक्टेड मेंबर फॉर दिस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और वो जो आपके टीचर होंगे दैट ही मस्ट बी और शी मस्ट बी टीचिंग थेराप्यूटिक्स और मेडिसिन्स। और उनको भी कौन चूज़ करता है, उनको आपकी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो इनको इलेक्ट करती है। ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फार्मेसी के टीचर को इलेक्ट करेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो किसी मेडिसिन या थेराप्यूटिक्स पढ़ाने वाले टीचर को सिलेक्ट करेगी। तो इनको भी आपका इस DTAB के अंदर इलेक्टेड मेंबर का पोजीशन दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। एक फार्माकोलॉजिस्ट को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है इलेक्टेड मेंबर बनने के लिए। तो ये फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, जो आपकी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी गवर्निंग बॉडी है वो अपने एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट कर सकती है इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। फिर आता है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे भी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। लास्ट आता है आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। IPA में कोई अगर पर्सन है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इलेक्ट करती है टू बी अ मेंबर ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो देखिए जितने भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सदस्य होते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के, उनका जो समय होता है, समय काल होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, सो दे विल होल्ड द ऑफिस नॉट मोर देन 3 years, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। यानी कि दोबारा से अगर वो इलेक्टेड मेंबर में आना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर री इलेक्शन, और अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स में आना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर अगेन री नॉमिनेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट बोर्ड या नेक्स्ट कमेटी है दैट इज़ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देखिए
अब बात कर लेते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CDL। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपका, इसको स्टैब्लिश करने वाली भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले आपका एक डायरेक्टर को अपॉइंट करती है और वो डायरेक्टर इस जो आपकी लेबोरेटरी है इसका स्टैब्लिशमेंट करता है और आपका उसके बाद वो कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस बनाता है ताकि आपका जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है बनाया गया है वो प्रॉपरली इंथ्रस्ट किया जा सके, प्रॉपरली अप्लाई किया जा सके। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वो आपका ड्रग्स के रिस्पेक्ट में और कॉस्मेटिक्स के रिस्पेक्ट में होंगे और वो सारे के सारे जो टेस्ट होंगे वो आपके सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर कैरी आउट कराए जाएंगे। अब यहीं मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं, जितने भी लेबोरेटरीज हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं उनका आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है यानी कि ये कहाँ है लोकेटेड, ये कसौली में लोकेटेड है। ठीक है, और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर होते हैं उन्हें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर आपने देखा था वहाँ पे। ठीक है, सो CDL आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका फंक्शन क्या रहेगा। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उससे कंसल्ट करने के बाद वो आपका जितने भी आप सैंपल्स लेके जाते हैं, आप जो भी टेस्ट करवाने लेके जाते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर रहेगा सबमिशन का वो आपका इन्हीं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर रहता है। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम क्या है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम है कि आप जो सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो इनका काम होता है एनालाइज करना कि हमारे पास जो सैंपल आया है, ड्रग आया है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कमेटी बचती है चैप्टर 2 के अंदर, वो है आपका ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इन शॉर्ट उसे कहते हैं DCC। तो आपकी जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है इसको क्यों बनाया गया है? इसको बच्चों इसीलिए बनाया गया है, देखिए कंसल्टेटिव कमेटी है इसका, यानी कि इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा कंसल्ट करना। ये किसको कंसल्ट करेगी? ये कंसल्ट करती है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को। क्या कंसल्ट करती है? ये कंसल्ट ये करती है कि जब भी हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन के दौरान आपके हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपकी जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है वो आपका इसको यूनिफॉर्मिटी के साथ सिक्योर रखने के लिए जो भी एडवाइस होती है, कंसल्ट होती है, वो आपका ये देती है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके उस कंसल्टेशन को लेती है और उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजंस अपने बनाती है, सो दैट विद इन इंडिया आपका जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो सिक्योर रह सके। ठीक है, तो इस एक्ट की यूनिफॉर्मिटी को सिक्योर रखने के लिए जो कंसल्टेशन है वो ये कमेटी देती है। किस किस को देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसको स्टैब्लिश किया है। DCC को बनाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको बनाती है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स आते होंगे। तो टोटल इसके अंदर आपका, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर अगर आपका 29 स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाता है। तो 28 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट, 28 ये हो गए और 2 आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 स्टेट्स हैं, राइट। तो 29, 30 और 31, टोटल 31 मेंबर्स रहेंगे आपकी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है? कंसल्ट करती है, यानी कि उनको ये अपने सजेशंस देती है। तो अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? अपने वहाँ से सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी के अंदर भेजे हैं। बाकी के जो भी स्टेट हैं तो हर एक स्टेट से एटलीस्ट 2 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, और इनके पास पावर क्या होती है? जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है इसके पास ये पावर है कि वो अपने प्रोसीजर्स को खुद रेगुलेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब भी कोई भी कमेटी बनती है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ड्यूटीज़ इन द सेंस कि उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है। तो उनको मीटिंग कब ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, इसका जो रेगुलेशन का अधिकार है वो इस ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के पास होता है। कितने पीरियड में इन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, दिस होल डिसीजन विल बी टेकन बाय द DCC। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, 3 आपने इसमें कमिटीज़ पढ़ी हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो अगर आपको ये समझ में आया है
तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप बने रहिए चैनल के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को इन डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।